हेलो बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। ठीक है बच्चा लोग, तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जानते ही आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब आइए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में आते हैं। 30 सितंबर 17वां टेस्ट है बेटा। 70 टेस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। आपका सितंबर का महीना है, आज लास्ट है सितंबर का। अब देखिए बेटा, उंगलियों पे गिन के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीना बेटा गिन के बचे हुए हैं। अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सेकंड काउंसलिंग भी हो गई। कुछ लोग मॉपअप का राउंड कर रहे हैं, थर्ड का राउंड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, वेट कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहें, पढ़ते हुए वेट करें, पढ़ते हुए रहें। जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं टेस्ट देते हुए वेट करिए। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो लगे रहिए। हो सकता है ईश्वर आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। किसी कारणवश आपके सिलेक्शन अगर रुक रहे हैं तो अगले वाले में अच्छा कर देगा। ठीक है ना बच्चा? पढ़ते रहिए। भी देखिए, कई साल से बच्चे जो परेशान हैं वो भी सब सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सिलेक्शन होता है बेटा, सिलेक्शन होता है, पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। ये जो काम हो रहा है ये सब धरती पर का, मतलब यही धरातल का अच्छा वर्क हो रहा है, जिसको ग्राउंड वर्क कहते हैं। ये टेस्ट देना, और आप लोगों के लिए तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सब बड़े अच्छे काम हैं, तो इसको करते रहिए। ठीक है, अच्छा करते रहिए उसमें। चलिए आइए भैया, क्या है इसमें? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। चलो भैया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या होता है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है FC इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन क्या होता है? 4ELC। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का कितना होता है? ओपन ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन, देखिए ओपन का सेकेंड ओवरटोन होता है 3V अपॉन 2L होता है। क्यों? सही है ना? सेकेंड ओवरटोन, फंडामेंटल फर्स्ट सेकेंड ओवरटोन 3V अपॉन 4, ये क्लोज का आएगा। करा दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। ठीक है, ये ओपन है तो ओपन बराबर है, तो ये कर लीजिए। 3V अपॉन कितना हो जाएगा? 2L लो। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इस पर खाली याद रखने की ज़रूरत है। V से V कट जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। क्या निकालना है? किसकी लंबाई? द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, मतलब येल्लो निकालना है आपको। क्या निकालना है? येल्लो। तो येल्लो इक्वल टू कितना होगा? 6LC हो जाएगा। 6LC का मतलब 20 है, 6 × 20 है, तो कितना हो जाएगा? 120। समझ गए ना भैया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का V अपॉन 4LC। लेंथ यहाँ अलग अलग है, इसकी लेंथ LC है और इसकी लेंथ येल्लो है, लेंथ अलग अलग है। और सेकंड ओवरटोन था तो ये हो गया, तो 120 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा लोग, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है। देखिए वेट mg अब किस डायग्राम में है इसमें देख लो। वेट mg किधर की तरफ है? ये mg cos थीटा है, तो गलत कर दिया है। mg इधर, ऐसे थोड़ा होगा। mg यहाँ है, सही किया है। mg sin थीटा ये सही है, सही है। mg cos थीटा ये कंपोनेंट होगा, ये वाला B वाला सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का छोटी छोटी चीज़ें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ए, स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी इन द बोथ सिचुएशन व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो सही बात है, जब कंप्रेस होता है तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और जब स्ट्रेच होता है तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। मतलब दोनों अवस्थाओं में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क डन इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। सही बात है, अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब जो आप डेरिवेशन करते हैं वह कैसे करते हैं? माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इंटू dx करते हैं। अब एफ आर माइनस kx होता है ना। तो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो इसका मतलब क्या हो? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चौथा देखिए क्या करा, फॉरवर्ड बाइसिंग इज दैट इन विच अप्लाइड वोल्टेज। अब देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में जब p टाइप के सेमीकंडक्टर को n टाइप के सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, ये देखिए p टाइप के सेमीकंडक्टर को n टाइप के सेमीकंडक्टर से जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए बाइसिंग होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आके जमा हो जाता है, यहाँ पे माइनस आके जमा हो जाता है, और ये देखिए ये माइनस है प्लस है, और इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, प्लस है माइनस है। तो अब ये देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस इधर की तरफ होता है और ये इधर की तरफ होता है वी बाय वी आर होता है।
तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो बी बैरियर घटता थोड़ी है, हाँ विड्थ आपकी क्या होती है, बढ़ती घटती है, बी बैरियर थोड़ी, हाँ नेट जो होता है नेट पे प्रभाव पड़ता है। तो अब ये देखिए जैसे डिक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर, ये तो नहीं सही होगा, डी तो सही नहीं होगा, ठीक है। कैंसल द पोटेंशियल बैरियर, मतलब ये क्या करता है, इस पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल करता है। मान लीजिए अगर जैसे 2 वोल्ट का हुआ, ये 0.5 होगा, तो 2 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5। हाँ ये 1.5 नहीं, मतलब इसका, तो ये कैंसिल करेगा, इसलिए ये बी वाला सही है, ठीक है, बी वाला सही, डी वाला नहीं सही है। डिक्रीज पोटेंशियल वैरी नहीं होता, विड्थ डिक्रीज करता है, विड्थ, पोटेंशियल वैरी थोड़ी डिक्रीज करता है। डी पे मारिएगा मत भूल के। हाँ 4 के बाद 5 आ जाइए। ए बॉडी इज मूविंग इन द लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r. The radius of orbit can be taken to be r itself. Then the ratio of the speed of this body in the orbit to the escape velocity from the planet is. तो आप जानते हैं कि escape velocity, हाँ escape velocity, speed this body to the escape velocity, तो आप जानते हैं कि orbital velocity कितनी होती है r रेडियस में, रूट में जी आर ई होती है, और escape velocity कितना होता है आपको पता ही होगा, रूट में 2 जी आर ई, बहुत नज़दीक है, ठीक है भाई। तो 2 जी आर ई हो गया, इसका मतलब ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 का मतलब ये वाला छोटा छोटा एकदम फार्मूले वाला मैंने दिया है कि ताकि आपको एकदम, और इसी तरह क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि क्या है बहुत टफ। जैसे देखिए सिंगल टेस्ट हो रहे हैं उसमें तो ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन जो फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है बेटा, एकदम ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं है कि मुझे अपने ज्ञान का परीक्षण करना है बेटा। मैं जानता हूँ जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसी हिसाब से पेपर आपको दिया जा रहा है, बस आप इसमें बेस्ट करते जाओ बेटा। वो दिन दूर नहीं कि आज क्या है तुम दुखी हो, अगले साल खुश होके जाओगे, अगले साल बेटा रैंक लेके जाओगे। तो कह रहा फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन टोटल डिवीजन 50 है, और 50 मिली वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर, दस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ करंट सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब करंट सेंसिटिविटी ये है विल बी, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो हो जाएगा बेटा, जैसे R = V/I होता है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है वह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है वह आपका कितना हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, देखिए 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, मतलब 10⁻³ अब फिर ये क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, 50 मिली वोल्ट, हाँ 50 डिवीजन 50 मिली वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गैल्वेनोमीटर। हाँ तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कितनी वैल्यू आ जा रही है, 50 से कितनी वैल्यू आ जा रही है, इसको देख लें। हाँ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी 50 मिली वोल्ट, हाँ 50, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सब कट जाएगा, ठीक है, 50 से 50 1 कट गया, खाली यही बच रहा है, मेन क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इससे निकालेंगे ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालेंगे ना बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालेंगे। और ये देखिएगा करंट सेंसिटिविटी इसका जो है 2 डिवीजन पर एम, तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी कर दीजिए, ठीक है, ये कट बिट जाएगा, 2 ओम बचेगा, ठीक है ना। एक छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं। 7 देख लीजिए, यहाँ स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच लेंथ यल, अनस्ट्रेच लेंथ यल है L1 L2, L1 = n L2 है, तो L1 = n L2 एंड n इज द एन इंटीजर, द रेशियो ऑफ K1/K2 ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K1 और K1 एंड K2 विल बी, ठीक है, द रेशियो K1/K2 ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 विल बी, K1 एंड K2 विल बी। तो अब देखो बेटा L1 और L2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो सम कितना हो जाएगा, L1 + L2, 1 + n हो जाएगा भाई, L1/L2 की वैल्यू ही ना हो गई। अब बताइए K1 कितना हो जाएगा, K1 ये क्या हो जाएगा, K1 क्या है भैया, K1 = क्या हो जाएगा, ये देखिए K1 = क्या हो जाएगा, K1 = L/1 + n हो जाएगा, और K2 = क्या हो जाएगा, K2 = n L/, उसी पे बांट दो, ठीक है, नहीं होता है K1 K2, हाँ 1 + n रेशियो सम हो रहा है तो टोटल लेंथ का। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/n, तो 1/n कोई ऑप्शन है ना, हाँ एकदम है, सी वाला, ठीक है। 8वां का है सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर ऑफ सेम डायमीटर एंड सेम मटेरियल व्हेन हीटेड
थ्रू द सेम टेम्परेचर विल एक्सपेंड बाई सेम अमाउंट। तो बेटा अगर मास सेम है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर एक्सपेंड सेम अमाउंट, सही बात है, सॉलिड और हॉलो से नहीं मतलब है, सेम डायमीटर एंड सेम मटेरियल व्हेन हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर विल एक्सपेंड बाई सेम अमाउंट, सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द चेंज इन वॉल्यूम इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मास बट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल, हाँ, वॉल्यूम, ठीक है भैया, ओरिजिनल वॉल्यूम पे क्या डिपेंड कर रहा है, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना होगा, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो देखिए वॉल्यूम एक्स सेम मटेरियल है तो गामा सेम होगा, डेल्टा वी भी आपका सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मतलब दोनों सही कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। नौवा देखिए क्या कर रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड, ए फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, ठीक है। और ये देखिए व्हेन फॉर्क इज द फाइल द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 2 बीट्स पर सेकेंड, डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या है, हाँ यहाँ क्या दिया गया है, ये देखिए ये बीट फ्रीक्वेंसी इस तरह से दी गई है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 340 दी गई है, प्लस माइनस 5, तो ये देखिए 345 हो गया और ये क्या हो जाएगा 335 हो जाएगा, ठीक है ना भैया, 345 और 335 हर्ट्ज हो गया। अब कह रहा है फॉर्क ए को फाइल्ड किया गया, फाइल्ड करने का मतलब जानते हैं ना, फाइल्ड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अब इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फाइल्ड करने का मतलब जैसे लोड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी घट जाती है और फाइल्ड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अब इनको एक एक बढ़ाते रहिए और देखिए किसमें से घटाने पे 2 आ रहा है, जिसमें से घटाने पे 2 आ रहा है वही वाला होगा। तो एक एक बढ़ाते रहिए, एक एक बढ़ाइए, इसको 346 करिए, इसको 336 करिए, 346 में से 40 जाए 6, 336 में से 4, एक और बढ़ाते रहिए, चलिए एक और बढ़ाते रहें, एक और बढ़ाते रहें, क्या आ जाएगा 300, ये 47 हो गया, 300 ये 37 हो गया, 337 में से इसी में से आपका आएगा 300, मान लीजिए 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में से आपका आएगा, तो ये देखिए इसमें से 2 आ रहा है, बोलिए इसमें से 2 कर रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2, 338 में से 340 जाए तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन सही है। तो जब इसका मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी 335 रही होगी, हाँ, मतलब ये अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो गई 338, तो इसका मतलब पहले कितनी फ्रीक्वेंसी रही होगी 335 रही होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछ रहा, यही ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ये कहे कि फ्रीक्वेंसी बिफोर फाइलिंग तो याद रखना 335 है, तो ये बिफोर फाइलिंग पूछ, यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी आफ्टर फाइलिंग, तो आफ्टर फाइलिंग में 338 आंसर आता है, ये देखो बी वाला सही रहता है। हाँ, आफ्टर फाइलिंग अगर कहा होता तो 338 रहता, ठीक है। बिफोर फाइलिंग, ये बिफोर फाइलिंग में पूछ रहा है तो 335 रहेगा, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन है, कौन सा है, ए वाला है, ठीक है ना भाई। 9 के बाद 10 पे चलते हैं। 10 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड प्रोटॉन ऑफ मास एम पी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम है और प्रोटॉन है जिसका मास एम पी है, 1836 एम, एंड मूविंग विद द सेम स्पीड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन। अब ये देखिए एच अपॉन कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम ई वी, और ये क्या हो जाएगा एच अपॉन वेलोसिटी सेम है ना, मूविंग विद द सेम स्पीड, ये सेम स्पीड दिया है, ठीक है। एच अपॉन कितना हो गया एम पी वी, ये देखिए वी से वी कट गया, एच से एच कट गया, ये बताओ लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इक्वल टू एम पी अपॉन कितना हो गया एम ई, ठीक है। और आप जानते हैं प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है, ठीक है, 1836 गुना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1836 यम्मी अपॉन यम्मी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा, डी वाला होगा, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे के लाइन के क्वेश्चन बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होंगे, जानते ही होंगे। 12 एस्केप वेलोसिटी याद रखिएगा, हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है, ये किस पे, बॉडी के मास पे भी नहीं डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, जिस बॉडी को फेंका जाता है उसके मास पे भी नहीं। तो ये 45 हो चाहे 30 हो, याद रखना 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही आंसर रहेगा इसका। तेरे करा सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सही बात है, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि काम ज्यादा करता है। देखिए सीपी और सीवी की परिभाषा क्या है, बोथ जो होता है अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब दोनों क्या करते हैं, मतलब हीट रिक्वायर्ड हैं जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जरूरी है। लेकिन अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो वर्क होगा नहीं, लेकिन सीपी पे वर्क हो जाता है, तो वर्क हो जाता है तो इसीलिए भैया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है यहाँ। तेरे के बाद चौथा है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ स्पीड यू, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे देखिए कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये देखिए रेडियस आर है, यहां पे क्या है u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, तो u cos थीटा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए, रेडियस। अब भाई एक्सेलेरेशन क्या होता है, इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी होता है, v स्क्वायर बाई ए इक्वल टू r होता है, r इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। v स्क्वायर यहाँ क्या है, u cos 45 है, क्यों भैया cos 45, और अपॉन a कितना है, g है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। cos 45 1/√2 है, हाँ 1/√2 का मतलब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g, u स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g, तो ये d हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d, u स्क्वायर अपॉन 2g। 14 के बाद 15 क्या कह रहा है, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज। तो इंटेंसिटी किस पे बढ़ती है, पता होगा आपको, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। भाई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होता है, इंटेंसिटी पे होता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, तो ए वाला होगा 15 का, एक छोटा छोटा एक लाइन का। विच ट्रू फॉर द फॉलोइंग द प्योरली रेजिस्टिव एज एसी सर्किट। तो रेजिस्टिव एसी सर्किट के लिए क्या होता है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। भाई उसके लिए भी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वोल्टेज के लिए भी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम सेम होते हैं। देखिए करंट एंड ड्राइविंग वोल्टेज आर इन द सेम फेज, सही लिखा है। द टू रेजिस्टेंस A and B have resistance RA and RB respectively. If RA is less than RB, the resistivities of their material are rho A and rho B. तो ये देखिए R इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला आता है, रो L बाई ए। तो अब देखिए खाली रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि रो क्या होगा। वैसे तो रो लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन भैया इस फार्मूले में हमको आर भी पता होना चाहिए, लेंथ और एरिया भी पता होना चाहिए, तब जाके हम सही से क्या बता पाएंगे, रेजिस्टिविटी का नेचर बता पाएंगे। वैसे तो आप जानते होंगे कि सर रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ एरिया, लेकिन भैया इंडिविजुअल ना, इंडिविजुअल जैसे किसी वायर को आप खींचेंगे तब जाके किसी वायर, लेकिन यही अगर यहां पे आप देख रहे हैं तो इसीलिए क्या है, द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड रो बी, ये डी वाला ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। 17 के बाद 18, एट टेम्परेचर T द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम। सही बात है, क्योंकि जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल टू वह 3/2 kT होती है। यहां मास से नहीं रिलेशन है, किसी का भी समान होगा, तो असर्शन सही करा। द रीजन मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही करा। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी, मतलब 18 का बी हो गया। चलिए 19 क्या करा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 60 kg जस्ट स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर। चलिए भैया एक ब्लॉक है, ठीक है ना, हाँ ये देखिए 0.9 मीटर, ये देखिए 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेस 0.15, 0.15। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, μ mgs,
म्यू का मतलब क्या हो जाएगा भैया, म्यू 0.15, यम कितना हो जाएगा 60, और जी कितना हो जाएगा 10, और यस कितना हो जाएगा 0.9। सब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क डन कितना आ जाएगा 79.4 जूल, 79.4 जूल। तो 19 का ए हो गया। 20 क्या करा भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम एमिट्स द फोटोन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एमिट्स द फोटोन ऑफ, हाँ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एमिट्स द फोटोन ऑफ क्या, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए जरा ऑर्बिट में देख लीजिए कैसे कैसे होता है फोटॉन का। ये देखो पहले में क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में कितना होता है -3, ये सब याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसमें कितना होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लीजिए पहला कह रहा है 4 से 3 तक, 4 से 3 तक, 4 से 3 तक तो बहुत कम दिख रहा है भैया, और 2 से 1 तक, 2 से 1 तक तो ज़्यादा दिख रहा है, 4 से 2 तक भी ज़्यादा दिख रहा है, तो यही वाला होगा। 4 से 3 तक देखिए बहुत कम हो जाएगा। तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है क्योंकि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होगा। तो जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो इसका मतलब ए वाला सही है। 20 का क्या हो जाएगा ए। फिर 20 के बाद 21 चलते हैं। क्या कर रहा है भैया इसमें, द व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, ये 60 आरपीएम दिया है, इससे आप ओमेगा निकाल लें। टॉर्क पूछ रहा है, तो आप भाई जानते हैं टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस कितना होता है, एफ होता है। आई भी पता है, अल्फा भी पता है, क्या निकालना है द टॉर्क विच कैन स्टॉप, अच्छा टॉर्क निकालना है। ए भाई टॉर्क, टॉर्क टॉर्क का कौन सा रिलेशन हो जाएगा, याद करो थोड़ा सा, हाँ टाउ इक्वल टू आई ओमेगा, नहीं आई अल्फा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, हाँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू, हाँ यहाँ से रिलेशन निकल जाए, सब तो दिया ही है, हाँ दिया है, ओमेगा भी दे रहा है, हाँ निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। हाँ यहाँ से रिलेशन निकाल दीजिए, निकल जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना भाई। छोटी छोटी बातें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल बी, पार्टिकल असर्शन, पेंडुलम क्लॉक इज टेकन टू माउंटेन टॉप फ्रॉम नॉर्मल पेन, इट बिकम फास्ट, फास्ट नहीं स्लो हो जाता है। आज ही क्लास में भी डिस्कस हुआ था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, संयोग मात्रा किया गया, ठीक है। तो टी यही कहा जाता है कि पढ़े रहेंगे तो कुछ न कुछ क्लास में से मिलेगा, कुछ नहीं कुछ 100% मिलेगा, ये कुछ नहीं कुछ क्या होता है। तो माउंटेन पे ग्रेविटी कम हो जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, माउंटेन पे ग्रेविटी कम हो जाती है, टाइम पीरियड क्या है, हाँ बढ़ेगा, माउंटेन पे ग्रेविटी कम हो जाती है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो स्लो हो जाता है, तो असर्शन गलत है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लो एट द माउंटेन टॉप देन इन प्लेन, सही बात है। इसका मतलब ये फॉल्स है बट आर इज ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ जानते हो क्या है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ कौन सा ऑप्शन है, यहाँ ए वाला होना चाहिए, ठीक है, सही करा दिया जाएगा इसको। 23 का ए है, 23 का ए है, ठीक है ना। फिर 24 का रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू 3/2 RT CP। तो भाई 3/2 RT से आप F डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर लीजिए, क्या पता चल कीजिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो जाएगा तो CP तो पता ही हो जाएगा, F/2 + 1 × R होता है, ठीक है। तो F/2 + 1 × R का मतलब, ठीक है, ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू कितना हो गया 3, तो CP इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा F/2 + 1 × कितना होता है R, इसका मतलब 3/2 + 1 × कितना R, यानी 2.5 R, 2.5 R। छोटी छोटी बातें। 25 देख लीजिए क्या करा, 7 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, द अमीटर रीडिंग। तो बेटा अमीटर जो रीड करेगा वह क्या करेगा, जैसे ये 2 वोल्ट है तो इस पे भी 2 वोल्ट है, तो पीछे के रेजिस्टेंस को रीड करेगा, पीछे के, हाँ रेजिस्टेंस को, ये ध्यान दीजिए, पीछे के रेजिस्टेंस को रीच करेगा, मतलब ये भी 20 ओम है, 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 तो ये ध्यान दीजिएगा पीछे के रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। तो यहाँ पे पीछे के रेजिस्टेंस का 20 20 20 यानी क्या हो गया, हाँ 20 20, ये देखिए सारे पैरेलल, इसको नहीं रीड करेगा, इसको रीड करेगा भाई, ये इसको थोड़ी रीड करेगा ये। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल टू 20/4, 20/4 इक्वल टू 5 ओम हो गया। करंट आई कितना हो जाएगा, ये देखो करंट आई V कितना है 2,
और रेजिस्टेंस कितना 5 2/5 या 2/5 को हम क्या कहेंगे 4/10 एम्पियर कहेंगे 4/10 एम्पियर कहेंगे। तो 25 का ये 26 का रहा है द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल, ये बताया ही क्लास में r⁴ F इक्वल टू -6 P1 P2 अपॉन r⁴ r⁴ R is the universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature of hot 2 mole of an ideal monatomic gas from इतना to इतना, no work is done। तो भैया वर्क डन अगर नहीं है तो इसका मतलब dq ये क्या है, मतलब क्या निकालें अमाउंट ऑफ हीट, यानी dq इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू CV डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है ना भैया। हाँ, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। अब मोनोटॉमिक गैस का CV आपको पता ही है, CV कितना होता है F/2R होता है, मोनोटॉमिक का 3/2R हो जाएगा, म्यू पता ही है, डेल्टा T आपको पता ही है, सब रख दीजिए आ जाएगा, इसमें दौड़ के आएगा 27 का C हो जाएगा। ठीक है। 28 असर्शन ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सही है भाई। ठीक है। हाँ, ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है 1:3:5 क्लोज्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑन ओपन ऑर्गन पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, सही बात है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं भाई। जैसे होता क्या है देखिए, फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है 1/2L और ये देखिए √T/μ होता है। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ये भी सही कह रहा है असर्शन, लेकिन ये अलग बात को कह रहा है 1:3:5, ये अलग बात को कह रहा है। तो असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो C वाला इसका होगा। 29 क्या कह रहा है ब्लॉक B ऑफ मास 4 kg। देखिएगा कोई भी ब्लॉक B है, ये देखिए ब्लॉक B दिया गया है, हाँ ये ब्लॉक दिया गया है, ठीक है 4 kg का है, कितने का है 4 kg का है। हॉरिजॉन्टल टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है F इक्वल टू हाँ KT है। तो चेक कर लिया जाए पहले, हाँ पहले इस पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा पहले चेक कर लिया जाता है, F इक्वल टू म्यू mg। हाँ ये F इक्वल टू म्यू कितना है 0.2 है, m कितना है 4 है, g कितना है 10, F इक्वल टू कितना है 8 न्यूटन। अब जरा अप्लाइड फोर्स याद रखिएगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अब ये देखिए F इक्वल टू KT का मतलब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2, T का मतलब 2, F इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तो इसीलिए सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होने की वजह से ये 4 न्यूटन होगा। कितना होगा 4 न्यूटन होगा। 29-30 इन ए ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। देखो एकदम फार्मूले वाले क्वेश्चन जो तुम लोग भाग रहे हो ना, अभी मैंने देखा है कई बच्चे टेस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। मत भागो भैया, काहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग, हाँ काहे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बताओ, इतना सिस्टम आपके पीछे बोल रहा है कि टेस्ट दो, अब तुम लोग सोच रहे हो तैयार करेंगे, जुलाई पिछले साल तैयार हुआ नहीं, जनवरी तक क्या गारंटी है तैयार हो जाएगा। अरे उसी में टेस्ट देते रहो, लड़ते रहो, गिरते रहो, धीरे धीरे सिलेक्शन हो जाता है। लड़ते रहो, गिरते रहो, पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाता है। 30वां कह रहा है कि इन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ये देखिए प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता है NP, एंड द सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स NS। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल IP, हाँ तो कुछ कह नहीं रहा था, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है भैया, आप जानते ही हैं NP/NS इक्वल टू क्या होता है बेटा IS/IP। IP भी पता है, NS भी पता है, NP भी पता है, जो पता है मतलब सेकेंडरी नहीं पता है शायद, हाँ IS नहीं पता है तो उसको निकाल लीजिए, B वाला आएगा। 31 कह रहा भैया क्लोज स्फेरिकल सरफेस इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देन इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो भैया जितना माइनस उतना प्लस, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। 32 कह रहा हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाँ तो कितना जरूरी होगा भैया, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा या हाफ mv² के बराबर हो। हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉडी ऑफ 1000 kg टू एस्केप, तो ये यही कर दो, क्या हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो नीडेड होगी हाफ m कितना है 1000 है, अभी कितना हो जाएगा ये देखिए v का मतलब कितना हो जाएगा v का होल स्क्वायर। तो हाफ 1000 v आपको पता ही है, क्या पता है v पता है, सब कुछ रख दीजिए, इसका क्या आ जाएगा b। इसके वेलोसिटी अर्थ का पता ही है। 33 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वाइज सर्कुलर, नहीं गलत है, करंट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है। ये देखिए स्टेट वायर के कारण, यहाँ देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ भी होती है, सर्कुलर कभी नहीं होती है, कभी भी सर्कुलर नहीं होती है, तो इसीलिए गलत कर रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इंक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस, ये भी गलत कर रहा है।
ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत कह रहा है, तो 33 का सी होगा इनकरेक्ट। 34 कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय इतना। तो पहले देखिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है, ये देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस बिटवीन आज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 दिया है और ये 2 पाई बाई लैम्डा है, और डेल्टा एक्स कितना दिया है 0.8 दिया है। पाई से पाई कट गया, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 0.8, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू, हाँ तो वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी v इक्वल टू कितना होता है बेटा एफ लैम्डा। अब देखिए एफ दे दिया है कितना 120, लैम्डा दे दिया है 8 चौक 32 यानी 0.32। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यानी ए आ जाएगा 384। 35 ए बैग ऑफ मास m इज द हैंग बाई ए लॉन्ग थ्रेड एंड बुलेट। हाँ ये देखिए बैग है भैया, ये देख लीजिए बैग है, लॉन्ग थ्रेड। ए बुलेट ऑफ मास m कम हॉरिजेंटली विथ स्पीड v, एक देखिए बुलेट है टिटिक टिटिक v से आ रहा है, ठीक है। देन द कंबाइंड बैग ऑफ सिस्टम, तो पहले आप ये क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। बैग ऑफ मास कैपिटल M है और स्मॉल m है, ठीक है। पहली चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू यू। देन द कंबाइंड बैग प्लस बुलेट सिस्टम v इक्वल टू, पहले वेलोसिटी देख लीजिए। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी मान लीजिए u है, हाँ तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू एम बी अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा। तो अब मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम कितना होगा एम प्लस एम, यानी मोमेंटम होगा एम प्लस, ये देखिए मोमेंटम होगा एम प्लस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम बी होगा खाली मोमेंटम, खाली एम बी होगा मोमेंटम, तो एम बी दिया ही नहीं है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम प्लस एम इंटू वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम प्लस एम, वी का मतलब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो एम प्लस एम से एम प्लस एम कट गया, अब क्या बचा यहाँ हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 एम प्लस एम है, डी वाला है काइनेटिक एनर्जी एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 एम प्लस एम हो गया। तो 35 के बाद 36 चलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज आरएमएस पीक वैल्यू अपॉन √2, पीक वैल्यू 1/120 में √2 से, देखना एकदम छोटे छोटे इसी क्वेश्चन आते भी हैं बी, ठीक है। 36 का सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, देखिए एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ इसका टाइम पीरियड कितना है t है। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 21%, द इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इंक्रीजेज लेंथ इज t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L हो जाएगा। अब कितना इंक्रीज कर रहा है, देखिए 21%, तो t डैश कितना हो जाएगा भैया, t डैश देखिए 21% इंक्रीज कर रहा है, t डैश कितना हो जाएगा 1.21 L हो जाएगा। क्यों सही है कि नहीं, 1.21 L हो गया। इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इंक्रीजेज लेंथ, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t डैश अपॉन t यानी 1.21 फिर 1/2 यानी क्या होगा t डैश अपॉन t, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.21 अपॉन 2 या t डैश अपॉन t माइनस 1, ये कितना बचेगा 0.1 बचेगा, और ये लगभग वही आ जाएगा 10% के आसपास। हाँ मतलब 0.1 कुछ आना चाहिए, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये 2 से कट गया, ये आपका 0 मतलब 5, हाँ लगभग 10.5% आएगा। तो 10.5% कोई है नहीं, तो ये डी होगा, परसेंटेज निकालेंगे तो 37 का डी। 38 का रहा है कैपेसिटेंस ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय फैक्टर इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। देखिए कैपेसिटेंस जो होता है बेटा वह क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। हाँ तो वॉल्यूम कितना होता है V 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे 1/3 होगा। तो वॉल्यूम को अगर ट्रिपल करेंगे तो 3 पे 1/3 टाइम्स होगा, इसका मतलब ये गलत कह रहा है,
गलत कह रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, मैंने कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्चार्ज रिपीटेडली इट्स डाइलेक्ट्रिक गेट्स हीटेड। सही बात है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी तो एनर्जी का लॉस और एनर्जी का इंक्रीजिंग और एनर्जी का लॉस होगा, और जब एनर्जी का चेंज होगा तो उससे क्या होता है, एमएस डेल्टा थीटा, हीट निकलता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो कौन सा होगा, इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सही है, ए वाला है। 38 का ये। 39 का रहा है व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो हो सकता है अभी जाए। हाँ 2000 मतलब क्या कह रहे थे, 2000 हो सकता है कि भैया 2025 में आ जाए। तो भैया एक बात याद रखिएगा, कितनों स्कोप हों, स्पोक माने तीलियाँ, तो याद रखिएगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच, वह क्या होता है, हाफ बी ओमेगा यल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा यल स्क्वायर होता है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इक्वल टू हाफ बी ओमेगा हाँ यल स्क्वायर होता है। ये देखिए अब सब कुछ दे दिया है, देख लीजिए, ओमेगा भी दे दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको रेडियन पर सेकंड में बनाएंगे, लेंथ भी दे दिया है, ओमेगा भी दे दिया है। देखना ये गॉस में दिया है, इसको टेस्ला में बनाएंगे। हाँ एक टेस्ला इक्वल टू 10 एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁴, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2πf करना पड़ेगा, और ये सब दिया, ये सब रख दो, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ जिसका आंसर नहीं, जैसे हम कैलकुलेट नहीं करें, जिसका आंसर अगर कोई गलत लगा हो तो उसको कमेंट कर देना, सही करा देंगे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैसेज, परफेक्ट गैस, तो भैया परफेक्ट गैस वही 3/2 kT, 3/2 kT मतलब 1.5 kT। ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सफर मिनिमम डेविएशन, मतलब डेलियम दे दिया है, ये देखिए डेलियम दे दिया है, डेलियम 38 डिग्री। अरे 38 क्यों दिए हो भाई, कोई बात नहीं, तब भी निकल जाएगा। प्रिज्म एंगल ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब इसके लिए फार्मूला आपको पता ही होगा। फार्मूला क्या पता है, म्यू इक्वल टू साइन, हाँ डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो आसपास आंसर देख लिया जाएगा अभी। हाँ म्यू इक्वल टू डेल एम, जैसे 60 और 38 कितना हो जाएगा, 98, साइन 98 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए साइन a/2, साइन 60, साइन 60 कितना होता है भैया, साइन 60, साइन 60, साइन 30 हो गया। अब ये हो गया साइन 49 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 49 डिग्री हो गया, और ये साइन 30 हो गया, 1/2 हो गया। तो साइन 49 का वही जैसे साइन 53 का नहीं होता है, 53 डिग्री का होता है तो उसी के आसपास आएगा। 1053 डिग्री का क्या होता है, 4/3 यानी 4/5 के करीब आएगा ये। अभी आसपास आंसर मार दिया जाएगा, 4/5 1/2 यानी 8/5 को टिक कर दीजिए। अब देखिए 8/5 कितना आ रहा है, 8/5 वही 1.5 के आसपास आ रहा है, 1.5, ठीक है ना। हाँ जैसे इसको वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ी। हाँ तो ये 42, द इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज द इम्पीडेंस जेड ऑफ सर्किट। तो ये देखिए जेड इम्पीडेंस क्या होता है सर्किट का, ये देखिए सी आर सर्किट का इम्पीडेंस जेड इक्वल टू रूट में r² प्लस 2πf 1/2πfc का होल स्क्वायर। तो ये बताओ c क्या कर रहा है, c इंक्रीज कर रहा है, तो c इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू घटेगी, इसका मतलब पूरी वैल्यू घटेगी, तो क्या होगा, डिक्रीज। कौन सा होगा, डिक्रीज। 43 क्वेश्चन स्टेटमेंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं भाई घटता है, ये तो गलत बोल दिया है। फॉर ए सेल इन ओपन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं 0 होता है। हाँ सेल जब ओपन सर्किट में होता है भाई, सेल तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इंटरनल कॉज है, तो होना ही है, ठीक है। तो अगर सेल ओपन सर्किट में होता है तो उस दशा में भैया क्या, उसका पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है, मतलब I 0 होता है, R नहीं 0 होता है। अब I करंट नहीं होता, V E के बराबर होता है, तो C यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। 44 का रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg 100 kg सेपरेट बाई ए डिस्टेंस। देखिए भाई सेपरेट बाई ए डिस्टेंस, हाँ कुछ डिस्टेंस है, मतलब एक 10 kg का है, देखिए एक 10 kg का, ये सब तो क्वेश्चन इस समय चल ही रहे हैं, हाँ क्लास में चल रही है, ये सब तो आप लोगों के एकदम सही हुए होंगे। हाँ बस कैलकुलेशन है, याद रखिएगा। मैं जब भी ग्रेविटेशन के कुछ कैलकुलेशन देखता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स वाले कैलकुलेशन देखता हूँ, जरूर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बेटा पुराने बच्चे ये बताएं कि सर कैलकुलेशन की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो बेटा प्लीज़ कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, हाथ से, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन मान के चलिएगा फिजिक्स के आपके उसी तरह गलत हो जाएंगे, बाद में सिर पकड़ना पड़ जाएगा।
ठीक है भाई, मैं जो भी कहता हूँ बेटा एक अनुभव के आधार पे, अनुभव आपके सीनियर से मुझे मिला है। हाँ, बच्चे ही आके बताते हैं कि सर ये गलतियाँ कर दी हैं हम। ठीक है, तो बीचों बीच का रहा है, ये 1 मीटर हो गया, 1 मीटर। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू 10 कितना 1 माइनस जी इंटू 100 कितना 1, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस जी इंटू 110/1 सब रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। वैसे एक ही निगेटिव है, आप चाहें तो बिना कैलकुलेट करके भी टिक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है तो सर एक ही निगेटिव वाला है, कौन ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, उसी तरह मार दो। ठीक है, तो थोड़ा रीजनिंग अपना बढ़ाओ। ए पार्टिकल इज एस एच एम हैविंग टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड विथ विच द पोटेंशियल एनर्जी चेंज। देखिए टाइम पीरियड पोटेंशियल एनर्जी T/2 होता है और फ्रीक्वेंसी 2f होता है, तो याद किए रहेगा, ये तो बहुत बार बता चुके हैं क्लास में। हाँ, टाइम पीरियड T/2 हो जाता है और फ्रीक्वेंसी 2f हो जाता है। ठीक है, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b होता है। ठीक है, ए 46 फिगर शो ए कैपिलरी राइज एच इफ द एयर इज द ब्लोन थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ शोन देन राइज इन ट्यूब विल बी। तो बेटा होगा क्या, जैसे जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, जब इसको हम दबाएंगे तो यहाँ से स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो लेवल बढ़ जाएगा, तो मतलब ग्रेटर देन एच हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एच। बर्नौलीज थ्योरम पे सिद्धांत पे है, स्पीड इंक्रीज प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर क्या ज़्यादा, तो इसका मतलब ये लिक्विड ऊपर राइज करेगा यानी एच बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 47 का बेटा ये। 48 स्टेटमेंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन रेडियस आर एंड कैरिंग ए स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ एज शो। ठीक है, एकदम सही है। आपको फार्मूला याद भी होना चाहिए कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ये देखो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह क्या होती है, आई बी इन क्या होती है, ठीक है, μ0/2 पाई IR अपॉन क्या होता है R², और बी आउट जो होता है वह क्या होता है μ0/2 पाई I/ कितना होता है R। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही कह रहा, अंदर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा भैया, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट वायर आउटसाइड विल डिपेंड इनवर्सली। ठीक तो कह रहा है, वही जो यहाँ बताएं वही यहाँ बता रहा है, तो दोनों यहाँ करेक्ट है, दोनों यहाँ करेक्ट है। 48 के बाद 49, द रेड लाइट एंड वायलेट लाइट आर ऑफ फोकल लेंथ FR एंड FB। तो बताइए किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, रेड कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए किसी लाइट से पास कराएंगे तो रेड कलर वाला दूर जाता है और वायलेट कलर वाला यहाँ आता है, तो किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये जानते हैं FR इज ग्रेटर देन FB हो गया। और जानते हैं फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी D वाला होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, 50, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मटेरियल इतना द कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज के लिए बेटा क्या करेंगे ये बताइए, आपके लिए फार्मूला पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में एंगस्ट्रॉम में हमने आपको बताया है, याद कर लीजिए 12,375 या 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो कितना दिया है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कट गया, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 12,400 अपॉन 4.125। तो 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 बार करीब जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, हाँ 12,375 रख देंगे तो पूरा 3 बार कट ही रहा है, मतलब 3,000 एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना आएगा 3,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, पढ़ते रहिए। देखिए ध्यान दीजिए, सारा क्वेश्चन फार्मूला वाला दे रहे हैं, मेरा बस मेन मकसद है कि आपको फार्मूला सारे याद रहें। ठीक है भैया, इधर अगर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देंगे और कम से कम भैया कुछ क्वेश्चन तो 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे दे रहे हैं कि जो पढ़ा चुके हैं अब 45 में, 12-13 से ऊपर ही होगा इसमें जो पढ़ा चुके हैं। तो इसीलिए फुल सिलेबस टेस्ट से भागिए मत, चोरों की तरह जो आप लोग भागते हैं, तुरंत पढ़ के उसके बाद झोरी झंडा उठा के भागने लगते हैं, गलत बात है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया हमने बच्चों पे सिद्ध किया है, बच्चों को हम रोते बिलखते हंसते गाते यहाँ से देखे हैं जाते हुए। हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं भाई, पूरा जीवन खपा दिए इसी में, ये पढ़ा दें। और जैसे जो जिसका क्षेत्र होता है, जिससे आप बात करेंगे वो उसके बारे में अच्छी बात करेगा। भाई डॉक्टर होगा अपनी फील्ड में बताएगा, अब हम डॉक्टरी में बताने जाएं तो हम बता पाएंगे नहीं। वकील होगा अपने क्षेत्र में बताएगा, जो जिस क्षेत्र में होगा वो बताएगा। तो होता क्या है कि जैसे हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं हम लोग फॉलो करते हैं, वकील के यहाँ जाते हैं जो वकील साहब कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे आप लोग भी कहीं दूसरी जगह नहीं है, बस आप लोगों का बचपना है, आप बच्चे बन जाते हैं, मेच्योरिटी गायब हो जाती है। तो बेटा जो कह रहे हैं उसको प्लीज़ मानिए।
टेस्ट से मत भागिए, देखिए तैयार भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, और टेस्ट के बाद घर पे एनालिसिस करिए। भले ही घर पे एनालिसिस पे 3 घंटा 2 घंटा लगता है, वो मत सोचिए टाइम किल कर रहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे नहीं होता है कि लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने से क्या होता है टाइम, लेकिन वह तो बाद में पता चलता ना कि वह कितना आपको शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करेगा। जो चीज़ 6 घंटे में याद होना होगा वह 2-3 घंटे में याद हो जाएगा ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जैसे जो कर रहे हैं उसको फॉलो करें भाई। अब क्लास में भी कर रहे हैं, देखिए ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सब रूप में कर रहे हैं, ताकि आप बात को मानें, क्योंकि जब तक आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो। हाँ, अब की बार क्या है, तुम ही लोग दिखो। हाँ, इस बार भैया दिल्ली एम्स की तैयारी हो। हाँ, दिल्ली एम्स आप लोग जाएँ, ठीक है, भर भर के जाएँ। हाँ, इस बार अब 700 नहीं हम लोग को कहना है, हम लोग को कहना है दिल्ली एम्स पढ़ने जाना है, ठीक है। दिल्ली एम्स, BHU ये सब कॉलेज मिले, तो अब की बार बेटा दिल्ली एम्स। थैंक यू।